जय सिया राम मित्रों। एस्ट्रो सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज आप आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली की। ठीक है। मिथुन लग्न की जो कुंडली होती है उसका स्वामी होता है बुध देव। बुध देव हमारी बुद्धि के कारक होते हैं। ठीक है। हमारे ग्रहों में या हमारी कुंडली में दो ग्रह ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसके कारण हमारी ज़िंदगी लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 70 से 80% तक चलती है। वो है चंद्रमा और बुध। चंद्रमा मन है, बुध बुद्धि है। बुध ही हमारी वाणी को निर्धारित करता है। बुध ही हमें दिखाता है कि व्यक्ति के पास कितना ज्ञान होगा। जितने भी ज्योतिष हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं बुध प्रभावित रहते हैं। अगर रिश्तेदारी में बात करें तो बुध मामा को भतीजे को, ठीक है, इन लोगों को बुध द्वारा देखा जाता है। जैसे ये आप चार्ट देखेंगे, चार्ट में मिथुन लग्न की कुंडली है। जहाँ पे भी किसी जातक का मिथुन लग्न की कुंडली होगी वहाँ पे प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा होगा। ठीक है, 3 नंबर है। बुध को दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, मिथुन लग्न और कन्या। ठीक है, एक 3 है, एक 6 है। बुध होता है जो कन्या लग्न में या कन्या राशि में उच्च का होता है। बुध अगर 6 नंबर पे कहीं भी बैठ जाए तो उच्च का माना जाता है। अगर ये 3 नंबर में भी बैठा हो तो इसे भी हम उच्च का ही मानेंगे, क्योंकि वो अपने स्वामित्व वाली राशि पे बैठा हुआ है। यहाँ पे मिथुन लग्न है, आप देख सकते हैं चार्ट में। ठीक है, द्वितीय भाव कुंडली ने दिया है चंद्रमा को, तृतीय भाव कुंडली ने दिया है सूर्य को। इसी प्रकार सारे भाव यहाँ पे देखिए 12 भाव तक हम जाएंगे। ठीक है। अब मिथुन लग्न की कुंडली में जो मेन भाव होते हैं, मेन त्रिकोण। अब त्रिकोण को देखते हैं। त्रिकोण में सब सर्वप्रथम देखेंगे पंचम भाव। पंचम भाव किसे मिला है? शुक्र को। शुक्र को, शुक्र की तुला राशि को, जहाँ पे 7 नंबर लिखा है। अब शुक्र को दूसरा घर मिला है 12वां घर। आप देख सकते हैं, वैसे 12वां घर को व्यय भाव कहा जाता है, लेकिन शुक्र का एक सिद्धांत है। ठीक है, शुक्र 12वें भाव में कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देता है। शुक्र का स्वामित्व यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे इसे खराब नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये त्रिकोण का स्वामी है, 12वें में बैठ गया है। अब 12वां भाव आप जानते हैं, इस भाव को कहा जाता है व्यय भाव। अब इंसान का व्यय तभी होगा जब उसकी आय होगी। ठीक है, तो शुक्र यहाँ दिखाता है कि व्यय, आय को व्यय से होना दिखाता है। ठीक है, या व्यय को आय से होना दिखाता है। और दूसरा त्रिकोण का स्वामी यहाँ पे शनि महाराज जी बैठ गए हैं। शनि महाराज जी को एक घर मिला है अष्टम भाव और एक घर मिला है नवम भाव। लेकिन शनि महाराज जी को आप जब भी देखेंगे, अष्टम भाव में थोड़ा शनि महाराज जी परिश्रम बहुत कराते हैं, लेकिन ये ज्योतिषी अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। शनि इस घर का कारक है, क्योंकि ये आयु भाव होता है। तो कहीं ना कहीं शनि अगर यहाँ पे किसी भी कुंडली में बैठा रहता है या इस घर का स्वामित्व है, तो वो आयु के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, त्रिकोण भाव में शुक्र शनि बैठे हैं, तो ये यहाँ पे अच्छा प्रभाव देंगे। बाकी अब हम ग्रहों की मैत्री पे देखेंगे कि मिथुन लग्न की जो कुंडली है, मिथुन लग्न में कुंडली में जो लग्न है वो किसे मित्र मानता है या किसे शत्रु। पहले मैं बात करूंगा जरा बुध की, जो इस ग्रह के लग्नाधिपति हैं। बुध, बुध को हम मानते हैं बुद्ध विद्या के लिए, वाणी के लिए, ठीक है, हमारे ज्ञान के लिए, ज्योतिषीय नॉलेज के लिए, ठीक है, हमारे भतीजे के लिए, हमारे अपने मन पर कितना कंट्रोल है इसके लिए। या आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति ज्योतिष होता है या कोई तांत्रिक होता है, वो जो बातें बोलता है वो कहीं ना कहीं सत्य होती है, वो कहीं ना कहीं बुध के प्रभाव से होती हैं। ठीक है, अब इसके मित्र और शत्रु पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसा चार्ट बना हुआ है, इसमें है मिथुन लग्न, मित्र एवं शत्रु। यहाँ पे द्वितीय भाव हम देखेंगे चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा और मंगल ऐसे ग्रह हैं ज्योतिष में जिन्हें बुध अपना शत्रु मानता है। ठीक है, थोड़ा शत्रु भाव बुध द्वारा
इनका रखा जाता है। और यहाँ पे द्वितीय भाव और सप्तम भाव को हमेशा मारक भाव भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा द्वितीय भाव का कारक बन गया है। द्वितीय भाव हमारा होता है धन का, वाणी का, परिवार का, हमारे कौटुंबिक सुख का, ठीक है, हमारी प्राथमिक शिक्षा कैसी होती है, हमारे कुटुंब में कैसे लोग रहते हैं, क्या है, हमारा खान पान कैसा होगा, ठीक है, विद्या का, या जो अकस्मात कभी कभी धन मिलता है उसका भी कहीं ना कहीं ये कारक है। तो यहाँ पे चंद्रमा को द्वितीय भाव मिला है। तो चंद्रमा अगर इस कुंडली में 6, 8, 12 पे कहीं बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए कष्टकारी हो जाता है। अब तृतीय भाव में हम देखते हैं सूर्य है। सूर्य की राशि सिंह राशि है। तो यहाँ पे सिंह राशि को हम सूर्य को तृतीय भाव पराक्रम वाला भाव मिला है। तो यहाँ पे सूर्य को हम सम मानेंगे। ये ना दुश्मन है ना मित्र है, क्योंकि ये भाव ऐसा है, ये अधिक मेहनत वाला भाव है। ठीक है, कई लोग जैसे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, करते करते वो थक जाते हैं और छोड़ देते हैं, उम्मीदें छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे सूर्य कहीं ना कहीं व्यक्ति में आशा बनवाता है। सूर्य क्योंकि एक तरह की ऊर्जा है। ठीक है, तृतीय भाव जो हम देखते हैं वो हमारे छोटे भाई बहनों का होता है। ठीक है, हमारे पराक्रम का, हमारे सामर्थ्य का है, साहस का है, नाक कान गले का है। तो कहीं ना कहीं सूर्य को ये घर मिला है तो वो यहाँ पे सम है। इसके बाद चतुर्थ भाव कन्या स्वयं लिया है बुद्ध देव जी ने, उनकी कन्या राशि है। तो यहाँ पे बुद्ध अच्छे रिजल्ट देता है। पांचवा भाव जैसे शुक्र है, शुक्र भी बुद्ध का मित्र माना जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लाभकारी है। इसके बाद आते हैं हम छठवा भाव, जो हमारा रोग ऋण रिपु का होता है, विघ्न का होता है, हमारे मामा पक्ष का होता है, चोट का होता है, ठीक है, किसी बड़ी विपत्ति का होता है। या कई बार देखते हैं कई लोगों के कोर्ट केसेस चलते हैं, कारागार में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कारागार के लिए भी ये भाव होता है। अब मंगल को 2 घर मिले हैं, जैसे छठवां घर मिला है, एक आदर्श भाव मिला है। अगर मंगल कहीं ना कहीं गलत भाव में बैठ जाता है, वैसे तो अगर अच्छे भाव में भी बैठेगा तो उस अच्छे भाव में जितने अच्छे रिजल्ट होने चाहिए उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। और अगर किसी गलत भाव में बैठा तो व्यक्ति को बुरे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद हम सप्तम भाव देखेंगे। यहाँ पे गुरु को 2 घर मिले हैं, दोनों केंद्र स्थान है। आप देखेंगे एक सप्तम भाव है, एक दसम भाव है। सप्तम भाव हमारा होता है विवाह का, होता है हमारा पत्नी का होता है, ठीक है, हमारा व्यवसाय का होता है, हमारी दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति कितना कैरेक्टर से कितना मजबूत है, जिसे चारित्रिक पवित्रता भी कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के अफेयर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उसे भी हम पंचम और सप्तम से देखते हैं। तो यहाँ पे गुरु एक तरीके से अगर बुरे भाव में बैठा है तो वो बुरा रिजल्ट देगा, ठीक है, लेकिन अच्छे भाव में अगर बैठा है तो यहाँ पे गुरु इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग्नाधिपति का शत्रु माना जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। हाँ, कहीं ना कहीं अगर त्रिकोण में बैठ गया तो थोड़ा रिजल्ट को अच्छा कर सकता है, लेकिन अन्य जगहों पे थोड़ा इतना बेटर रिजल्ट यहाँ पे नहीं देगा। इसके बाद हम जाएंगे शनि महाराज जी के। शनि महाराज जी को 2 घर मिले हैं, अष्टम नवम। अष्टम भाव को मृत्यु भाव कहा जाता है, लेकिन इस भाव का कारक ही शनि है, क्योंकि शनि यहाँ पे आयु को लंबी करता है। तो शनि को ये मान देंगे, देखो शनि एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो देरी करता है किसी चीज में। ठीक है, शनि के प्रभाव बहुत जल्दी नहीं मिलते। शनि इंसान को भगाता है, शनि बहुत परिश्रम करवाता है, मेहनत करवाता है, इंसान को परेशान करता है। लेकिन शनि यहाँ पे भाग्य भाव का स्वामी है, तो व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है वो कहीं ना कहीं 30 या 32 साल के बाद होता है। ठीक है, इसके बाद दसम भाव वही बृहस्पति का है। एकादश भाव मंगल को मिला है जो कि शत्रु है। द्वादश भाव शुक्र को मिला है, तो शुक्र यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि शुक्र त्रिकोण का स्वामी भी है, तो कहीं ना कहीं ये सही रिजल्ट देगा। अब देखिए जैसे कुछ ज्योतिष सूत्र होते हैं जो पराशरी में भी लिखे गए हैं, कि यहाँ पे जैसे लग्नेश है बुध। अगर लग्नेश कभी भी किसी भी कुंडली में अगर लग्नेश होता है, वो पाप ग्रह से युक्त होकर 8वें 12वें या छठे में हो, तो व्यक्ति का परिश्रम जीवन में काफी करना पड़ता है। ठीक है, उसे इतना शरीर सुख नहीं मिल पाता है। अब यही नियम अगर हम सभी भावों पे लगेंगे, किसी भी भाव का स्वामी अगर किसी पाप ग्रह से मिलके 6, 8, 12 में बैठ जाता है,
तो कहीं ना कहीं अच्छे भाव का भी, अच्छे फलों का भी अभाव ये करता है। ठीक है। अब अगर हम ये देखेंगे कि लग्नेश है, जैसे बुध है, ठीक है, बुध ग्रह अगर चंद्रमा से युक्त होकर, चंद्रमा अगर लग्न में आ जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बुध शत्रु है, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन या परेशानी में देता है। ठीक है, टेंशन व्यक्ति को कभी ना कभी लगी रहती है जीवन में। अब इसी के अंतर्गत अगली बार हम कर्क लग्न की कुंडली देखेंगे और एक नई श्रृंखला मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें पाराश्री ज्योतिष में जो जो सूत्र हैं, या किसी कुंडली को देखने के लिए, फलादेश के लिए या कुंडली विवेचन के लिए जो सूत्र लगाए जाते हैं, वो सूत्र कैसे इफेक्टिव होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ आप ज्योतिष में हमेशा से देखिएगा कि जब हम किसी ग्रह को देखते हैं, ठीक है, तो उस वो प्रत्येक ग्रह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर गुरु ग्रह इस कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा है, तो चतुर्थ भाव में मैं केवल गुरु गुरु ग्रह को ही नहीं देखूंगा, इसमें मैं यहाँ पे भी देखूंगा, यही नहीं देखूंगा कि गुरु किस किस घर का स्वामी है। गुरु चतुर्थ भाव में बैठ गया तो कहीं ना कहीं दशा अंतरदशा में मैं चतुर्थ भाव का स्वामी जो चंद्रमा कारक होता है, चतुर्थ भाव का जो कारक है चंद्रमा है, उसे भी देखूंगा। चतुर्थ भाव का कारक जो बुध है उसे भी देखूंगा। ठीक है, लग्न पे क्या इफेक्ट है, बुध कहाँ पे बैठा है, बुध जिसकी राशि पे बैठा है उसका क्या प्रभाव है, कहीं ये चीजें राहु केतु द्वारा प्रभावित या शनि द्वारा प्रभावित नहीं है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। बाकी देखिए, बाकी मैंने पिछले वृष लग्न की कुंडली में भी आपको बताया था कि कर्म, इन ग्रहों को मजबूत और कमजोर करना हमारे कर्मों के आधार पर होता है। हम अपने कर्मों द्वारा इन्हें मजबूत और कमजोर करते हैं, जिससे कि ये फल देने और न देने में सक्षम और अक्षम होते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, अगला वीडियो आपको जल्द ही लाऊंगा।